हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम 6 सेमेस्टर के बिजनेस फाइनेंस का यूनिट 3 जो कि है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्रेडिट रेटिंग और डिविडेंड पॉलिसीज़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ यानी कि ऐसी कंपनीज़ जो कि बैंक तो नहीं है बट ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं MSME को यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, ताकि वो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। इनके पास कोई भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है पर फिर भी ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर्स को। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये NBFC लेंदी क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरे करने में हेल्प होती है। फिर टू ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम के लिए कुछ ग्रोथ कर सके, हमारे GDP को इम्प्रूव कर सके, ये भी हमारे NBFC का काम होता है। फिर है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करके और उनको सपोर्ट करके NBFC इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करती है हमारे कंट्री के लोगों के लिए। साथ ही टू मूवमेंट ऑफ फंड, NBFC हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे फंड्स को मोबिलाइज करता है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म करके, और इसी फंड को यूज़ करते हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए, कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है NBFC का स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल मार्केट। NBFC फाइनेंशियल मार्केट का एक सोल माना जाता है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर NBFC पे ही रिलाई करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं और अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। NBFC के कुछ टाइप्स दिए हैं। असेट फाइनेंस कंपनी यानी कि कोई भी ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी असेट फाइनेंस कंपनी के तौर पे काम कर सकती है। बस एक कंडीशन है उसके पीछे कि इनकी जितनी भी इनकम अराइज होती है एग्रीगेट फिजिकल असेट से, तो वो टोटल असेट के और टोटल इनकम के 60% से लेस नहीं होनी चाहिए। असेट फाइनेंस कंपनी डिपॉजिट टेकिंग कंपनी भी हो सकती है या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी भी हो सकती है। सारे डिपॉजिट टेकिंग NBFCs को खुद को रजिस्टर करना पड़ता है RBI से। फिर है इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिस कंपनी का मेन बिजनेस होता है कि वो सिक्योरिटीज़ को होल्ड करे, मैनेज करे, ताकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी फंड्स में इन्वेस्ट करती है क्लाइंट्स के बिहाफ में, और उसके बदले में वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेती है और लॉसेस में भी। ये सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए ही ये कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर है लोन कंपनी NBFC की एक ऐसी कंपनी है जो लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करती हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए। एक फाइनेंशियल कंपनी को तभी लोन कंपनी कंसीडर किया जाता है जब टोटल असेट के 50% लोन कंपनी का लेंडिंग में है और इसका 50% और इसके टोटल इनकम का 50% असेट से अराइज होना चाहिए। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो सिक्योरिटीज़ और शेयर के एक्विजिशन का बिजनेस करती है और इनके पास 90% ऑफ असेट होल्ड करते हैं ये लोग बॉन्ड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में। फिर है माइक्रो फाइनेंस कंपनी बहुत ही इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ को। फिर म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, ये ऐसी कंपनी होती है जो मनी कलेक्ट करती है और वो मनी जो कलेक्ट हुआ है उसे इन्वेस्ट करती है, और ये इन्वेस्टमेंट वो ऐसे पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड में क्लब करके उसमें इन्वेस्ट करती है। NBFC का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या होता है? कंपनी सबसे पहले कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर या फिर कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। इनका नेट ओन्ड फंड्स, इस कंपनी का मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स 2 करोड़ होना चाहिए। इनके पास मिनिमम एक डायरेक्टर तो होना चाहिए।
जो कि सेम बैकग्राउंड से हो, या फिर वो सीनियर बैंकर हो किसी भी कंपनी में एज अ फुल टाइम डायरेक्टर। और उसके बाद कंपनी के सिबिल रिकॉर्ड पूरे क्लीन होने चाहिए। और अगर पूरे ऊपर के कंडीशन फॉलो होते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सेटिस्फाई हो जाती है वेबसाइट, आरबीआई के वेबसाइट पे, और फिल करके सबमिट हो जाती है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, इसके बाद एक CARN नंबर जनरेट होता है और एक हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ब्रांच में सेंड करना पड़ता है। और उसके बाद जब अगर एप्लीकेशन प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज हो जाती है तो कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है। NBFCs के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है बोरोवर्स इवैल्यूएशन। NBFC कस्टमर की क्रेडिबिलिटी हमेशा वेरीफाई करके ही लोगों को क्रेडिट स्कोर्स देते हैं, जिसके वजह से ये काफ़ी रिलायबल हो जाता है लोन देने के लिए, इसीलिए ये एक एडवांटेज है। फिर है अनसिक्योर्ड लोन्स। फाइनेंशियल कंपनीज अनसिक्योर्ड लोन्स भी प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से बोरोवर को कोई असेट या प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती है। फिर है लीनियंट क्रेडिट कंडीशन। NBFC ऐसे लोन्स ऑफ़र करती है उनके कस्टमर को जो इजी टर्म में और फ्यूअर फॉर्मेलिटीज़ के साथ हो सके, तो ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। फिर है फैसिलिटेट स्मॉल लोन्स। बैंक हाई वैल्यू बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, जबकि ये जो NBFC है ये स्मॉलेस्ट, ये कस्टमर के काफ़ी स्मॉल नीड को भी एंटरटेन करने के लिए स्मॉल लोन्स भी फैसिलिटेट करती है। पर वही NBFC के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। NBFC बिल्कुल भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है कोई भी क्योंकि ये कोई कमर्शियल बैंक नहीं है, इसीलिए ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। फिर नो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। डिपॉजिटर इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ पे अवेल नहीं कर सकता है। फिर कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। NBFC में कंट्रीज पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कवर नहीं होता है, इसके वजह से कोई भी चेक हम खुद के नाम से इशू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग यानी कि हमारे किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी का क्रेडिट रिस्क एसोसिएट करना, उसे क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। यानी कि कोई भी बंदे को अगर क्रेडिट दिया जाता है तो वो कितना रिस्की हो सकता है इसे निकालना, इसे क्रेडिट रेटिंग बोला जाता है। क्रेडिट रेटिंग कुछ फंक्शंस होते हैं क्रेडिट रेटिंग के। प्रोवाइड सुपीरियर इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट रिस्क के बारे में सुपीरियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्रेडिट रेटिंग। लो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। रेटिंग फर्म जो होती है जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं, तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर, एनालाइज और इंटरप्रेट और समराइज़ करती हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उन्हें ऐसे सिंपल और रेडिली अंडरस्टूड मैनर में ये प्रेजेंट करते हैं, जिसके वजह से कुछ चीज़ें काफ़ी आसानी से समझने में हेल्प होती है जो क्रेडिट देने वाला है उसके लिए। इसके बाद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि जैसे कि क्रिसिल, इकरा, केयर, तो ये सारे हमारे इंडिया के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। क्रिसिल यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। ये लोग किसी भी कंपनी के क्रेडिट वर्दिनेस इस बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि वो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट शेयर क्या है, मार्केट रेपुटेशन क्या है। इस हिसाब से ये सिर्फ कंपनीज़ को ही रेट नहीं करते हैं, तो ये बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन को भी रेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ये लोग 8 तरीके के क्रेडिट रेटिंग देते हैं। AAA, AA, सिंगल A ये गुड क्रेडिट रेटिंग में आता है। फिर BBB, BB ये एवरेज क्रेडिट रेटिंग में आता है, और B, C, D ये लो क्रेडिट रेटिंग में आता है क्रिसिल के हिसाब से। फिर है इकरा यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये हमारे इंडिया में 1991 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इकरा कैसे टाइप के क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंक लोन क्रेडिट रेटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग, कॉर्पोरेट डेप्थ रेटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रेटिंग, इशूअर रेटिंग, ऐसे कुछ रेटिंग के टाइप्स हैं। फिर है केयर यानी कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड।
ये भी ऐसे क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफर करता है ऐसे एरियाज़ में जैसे कि डेब्ट, बैंक लोन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्टर और काफ़ी सारे। केयर का इनकॉर्पोरेशन 1993 में हुआ था। इसके बाद आपको डिविडेंड पॉलिसीज़ के बारे में दिया है। डिविडेंड यानी कि जो भी अगर किसी कंपनी में आपने शेयर लिया है उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलता है, शेयर यानी कि पार्ट ऑफ ओनरशिप लेना, और उसके बदले में आपको जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइज कर सके, हमारे फर्म का भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे डिविडेंड पॉलिसी का। उसके बाद फर्दर प्रोस्पेक्टस। डिविडेंड पॉलिसी ऐसा फाइनेंसिंग डिसीजन है जिसके वजह से कैश आउटफ्लो बढ़ता है और उसके वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ कैश डिक्रीज़ होती है। अगर सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल ना हो तो फर्म को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे डिपेंड होना पड़ सकता है। इसीलिए डिविडेंड पॉलिसी ऐसे मैनर में बनानी चाहिए जिसकी वजह से ये फाइनेंस हमारा रिटेन्ड अर्निंग से ही हो सके। फिर स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि फ्लक्चुएशन ना हो रेट ऑफ रिटर्न में मार्केट, क्योंकि फ्लक्चुएशन, अगर कोई भी रेट ऑफ रिटर्न में फ्लक्चुएशन होता है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को भी इससे अफेक्ट होता है। और इसीलिए डिविडेंड के स्टेबल रेट के लिए एक फर्म को चाहिए कि वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग को मेंटेन रखें, जिससे फर्म अपना सफिशिएंट फंड जमा रख सके ताकि वो डिविडेंड पे करे। आपको ज़्यादातर दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वॉल्टर अप्रोच या तो गॉर्डन्स अप्रोच। वॉल्टर अप्रोच ये प्रोफेसर वॉल्टर का अप्रोच था जिसमें आपको एक फॉर्मूला दिया है। अगर आपको वैल्यू ऑफ शेयर या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है तो उसके लिए आपके पास ये एक फॉर्मूला है जो कि है P इज इक्वल टू डी प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय के ई। और वही गॉर्डन्स अप्रोच डेवलप किया गया था मायरन गॉर्डन्स ने। इसमें आपको अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है P इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपको इस पे दोनों पे आपको समझ जाएगा कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको वॉल्टर्स फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें आपको अर्निंग पर शेयर दिया है यानी कि ई दिया है आपको। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर दिया है यानी डी दिया है आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है यानी कि के ई दिया है आपको। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आर दिया है। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज को आपको एक तो सबसे पहले परसेंटेज को आपको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए आप क्या करते हो, 16 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.16 और 18 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.18। अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्टर्स का फॉर्मूला है ये। क्या होता है, P इज इक्वल टू डी प्लस आर इन ब्रैकेट ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के ई। तो डिविडेंड बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। डिविडेंड पर शेयर दिया है आपको 2.50 प्लस आर दिया है, आर मतलब कि रेट आपको दिया है 0.16 ई माइनस डी यानी अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर यानी कि 4 माइनस 2.50 यानी 1.50 डिवाइडेड बाय के ई मीन्स आर आपको 0.18 दिया था, के ई आपको 0.16 दिया है और इसको भी होल डिवाइड कर देंगे हम 0.16 से। तो इसे बस सॉल्व करना है आपको। 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 कर लेंगे, 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 और उसको डिवाइड कर लेंगे 0.16 से। तो 0.16 से डिवाइड करने पे आ रहा है 1.6875। हमारे पास आ गया 2.50 प्लस 1.6875 डिवाइडेड बाय 0.16। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1.6875 प्लस 2.50 तो हमारे पास आ गया 4.1875 डिवाइडेड बाय 0.16। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 26.17।
एक और हमारे पास गॉर्डन मॉडल पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे आपको के दिया है 15%, ई दिया है मतलब ही अर्निंग पर शेयर दिया है 30 रुपीज़, आर मतलब रेट दिया है आपको 14%, और आपको 3 प्रकार के ग्रोथ रेट दिए हैं 40%, 60% और 80%। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। तो हम तीनों ग्रोथ रेट पे अपना गॉर्डन मॉडल निकाल लेते हैं कि हमारा प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर का, वो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से हम निकाल लेते हैं तीनों इसके लिए, मतलब 40%, 60%, 80%। सबसे पहले 40% के लिए निकालते हैं। 40% के लिए हमारे पास ई कितना है, कांस्टेंट है वो तो 30, फिर 1 माइनस बी आपको कितना दिया है 40% ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए 0.40। 40% को हम कैसे करते हैं डिवाइड, 40% को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं 40 डिवाइडेड बाई 100, यानी 0.40 डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। के ई आपको 15% दिया है यानी कि 0.15, और बी आर आपको दिया है 14% जो कि 0.14 आ जाएगा। तो 30, 1 माइनस 0.40 यानी 0.60 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.14 आ जाएगा 0.01। तो इसको हम 30 इंटू 0.60 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 0.01 कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 191.49। वैसे ही अगर हमको 60% पे निकालना रहा तो हम क्या करेंगे, हम वापस से ई लिखेंगे। ई हमारा 30 है, 1 माइनस बी यानी बी हमको कितना दिया है, इस बार 60% लिया हमने इसलिए 0.60 डिवाइडेड बाय के ई हमको 0.15 दिया है, माइनस आर हमको दिया है 0.14। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 30.40 डिवाइडेड बाय 0.01, इसका आंसर आता है 181.82। इसके बाद आपको 80% पे निकालना है, तो 80% पे निकालने के लिए वापस से वही करना है। ई यानी कि हमारा 30, 1 माइनस 0.80 क्योंकि इस बार हम 80% ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.14। 15 हमारा के ई था मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और 0.14 हमारा आर था। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 30.20 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 157.69। बी के 3 वैल्यूज दिए थे आपको 40%, 60% और 80%, इसलिए हमने ये तीनों कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।